Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 and 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं आउटलुक हिंदी के संपादक हरवीर सिंह। हरवीर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। थैंक यू राजेश। और शुरुआत में हेडलाइंस लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Finance Minister Nirmala Sitharaman says government economic package will give immediate help to all those who need additional capital. Says Atmanirbhar Bharat Abhiyan will create a strong foundation for a hassle-free economic operation throughout the country. And domestic stocks declined 1.37% to close at 30,673 in the business week ended yesterday. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से उन लोगों को सहायता मिलेगी जिन्हें तुरंत अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से पूरे देश में निर्बाध अर्थव्यवस्था संचालन के लिए मजबूत आधार बनेगा और कल समाप्त हुए सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार 1.37% की गिरावट के साथ 30,673 अंकों पर बंद हुए। और आज की पहली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से उन लोगों को तुरंत सहायता मिलेगी जिन्हें अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। दूरदर्शन के साथ विशेष साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि इससे देश में व्यापार करने में सरलता को भी बढ़ावा मिलेगा। श्रीमती सीतारमण ने महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करने की जरूरत पर बल दिया। सरकार ने सारे विकल्प खुले रखे हैं और हम लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हैं। रिजर्व बैंक के कल के निर्णय के बारे में उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप उठाए गए ये कदम सामयिक हैं और इनसे मुद्रा की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। वित्त मंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को अब भी सोने का आयात करना पड़ रहा है। उनका विचार था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों से मांग और आपूर्ति दोनों ही स्तरों पर लाभ होगा। श्रीमती सीतारमण ने किसानों के हित में लिए गए मजबूत फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि किसानों को अब यह निर्णय लेने का अवसर है कि वे किसे अपना अनाज बेचना चाहते हैं। और वित्त मंत्री से हुई बातचीत के आधार पर आपको कुछ और जानकारी हम देना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत
20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का उद्देश्य दबाव झेल रहे प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप राहत उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली को बताया कि सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऑटोमेटिक रूट के जरिए ऋण वितरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत घोषणाओं का उद्देश्य देश भर में बाधा मुक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। उन्होंने कहा कि बहुप्रतीक्षित आर्थिक उपायों पर भी इन घोषणाओं में जोर दिया गया है। We have a first caller online with us, Satish Kumar from Delhi. We welcome you, Satish. हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं जी ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल मार्केट मंत्रों में लगभग हर प्रोग्राम में एमएसएमई के बारे में बताया जाता है कि भाई सरकार एमएसएमई की बहुत हेल्प कर रही है, उनके लिए ये लोन प्रोवाइड कर रही है, उनकी स्थिति काफी खराब है। तो मैं हरवीर जी से पूछना चाहता हूँ कि जब ये कंपनियां इतने घाटे में जा रही है तो घाटे वाली कंपनियों को सरकार लोन दे के रिस्क क्यों लेना चाहती है, जबकि होना तो ये चाहिए कि भाई अगर किसी आदमी की कोई कंपनी या कोई काम घाटे में जा रहा है तो उसे वो काम बंद करके दूसरा काम शुरू करना चाहिए। जी धन्यवाद। असल में देखिए कि सवाल ये नहीं है कि कोई कंपनी घाटे में जा रही है और उसको सरकार मदद करे। सवाल ये है कि ये एक फोकस है सरकार का कि जो एमएसएमई सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनको किस तरह से हेल्प करें जिससे कि उनका बिजनेस बढ़े। और क्योंकि वहां पर एक जो देश का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें एमएसएमई का काफी बड़ा हिस्सा है, एक्सपोर्ट्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है और जॉब क्रिएशन में उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो इस वक्त कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन होने से तमाम सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बंद हो गई थी, उनको धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है और इसके चलते बाजार और मांग पर भी असर पड़ा है। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों की मदद करने के लिए सरकार पैकेज लेकर के आई। उसमें एमएसएमई के लिए जो पैकेज है उसमें ये है कि किस तरीके से उनको वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जाए, कोलेटरल फ्री लोन किस तरह दिया जाए, जो स्ट्रेस्ड वाली एमएसएमई है उनको किस तरह मदद की जाए, उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाए गए और कुछ स्कीम्स पहले से भी थी। तो पूरा कोशिश ये है कि जो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एमएसएमई उसको किस तरीके से पटरी पर लाया जाए। तो मकसद जो है वो सकारात्मक है, इसलिए ये इसमें सीधे नहीं कहा जा सकता कि जिसको नुकसान हो गया, क्योंकि ये एक बहुत अनफॉर्चून एक इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई जिसमें तमाम सारी जो एक आर्थिक गतिविधियों में काम करने वाली कंपनियां और व्यक्ति हैं उनको एक काफी बड़े संकट से गुजरना पड़ा। तो इसलिए ये मदद की जो है वो पहल की गई है। और मुंबई से हमारे श्रोता देवेंद्र लाइन पे हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ जी, जो अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, सही बात है ना? जी जी, ये लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के अंदर हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो खासगी सोशल कंपनी में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट का कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लॉकडाउन कब तक खत्म होगा? देखिए, लॉकडाउन का जो चौथा चरण है वो 31 मई को समाप्त हो रहा है और इसमें जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उसके लिए कई सारे कदम सरकार ने उठाए हैं और ये जो बाकी पैकेज का हिस्सा है उसमें भी कोशिश यही है कि लोगों को काम धंधा ज्यादा मिले और इसमें जो गरीब लोग हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो घोषणाएं की गई उनको लागू किया जा रहा है। उसमें पैसा भी लोगों के खाते में दिया गया और फूड ग्रेन जो है उसकी भी अवेलेबिलिटी बढ़ाई गई है। तो कई सारे कदम है, लेकिन लॉकडाउन जैसे मैंने कहा ये 31 मई तक ये चौथा चरण है। उसके बाद जैसी परिस्थिति होगी सरकार आगे फैसला लेगी। और मुंबई से हमारे चिरपरिचित श्रोता मुजाहिर खान जी लाइन पे हैं। अमरीश जी और राजेश जी को और हरिवीर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और कल या परसों ईद है, मगर मैं आपको ईद की मुबारक नहीं बात नहीं दूंगा। ऐसी ईद कभी जिंदगी में कभी किसी के यहाँ ना आए।
और मेरा सवाल हरिवीर जी ये है कि जैसे तमाम प्रवासी मजदूर जो है अपने अपने गांवों को चले जा रहे हैं, लॉकडाउन तो कभी न कभी खुलेगा ही, आज नहीं तो 15 दिन के बाद, महीना भर के बाद, फिर एकदम से छोटे मोटी कंपनी चालू करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी? कहाँ से आएंगे ये लोग? हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है कि बहुत सारे जो और बड़ी तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों को, गांवों को वापस जा रहे हैं। और आपके मुंबई से भी लगातार ट्रेन जा रही हैं, वो बिहार जाए, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बाकी जो महानगर है वहां से भी लोग गए हैं। तो ये एक चैलेंज तो होगा और इसलिए देखिए ये कई सरकारें पहल भी कर रही हैं और तीसरे और चौथे चरण में इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू करने की मोहलत दी गई बहुत जगहों पे, इसलिए कि जो लोग उनमें काम कर रहे हैं या करते थे वो उनको काम मिल सके और कुछ लोग जो रुक सकते हैं वो रुक जाएं और रुके भी हैं काफी लोग। ये चैलेंज जी। हरवीर सिंह जी, कैन यू हियर अस? हाँ, प्लीज कैरी ऑन। तो वही मेरा कहने का मकसद है कि ये काफी सारे लोग रुके भी हैं और ये लेकिन चैलेंज आएगा जो जहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो कि कुछ सारे काम में स्किल्ड हैं, उनको जो है प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आ सकती है कुछ जगहों पर। लेकिन ये बात तो सही है और महामारी है, हर तरीके की आशंका लोगों के मन में रहती है, बट फिर भी उसको एड्रेस करने की कोशिश तो की जा रही है। फ्रॉम पटना वी आर joined in by पर आएगा। We are joined in now by Gaurav from Patna. Gaurav, we welcome you. हेलो। हाँ गौरव, सवाल पूछिए अपना। जी, ये हमको जानना है कि ऑटोमेटिक रूट में दो सवाल है, 3 सवाल। ऑटोमेटिक रूट क्या है और एक रीस्ट्रक्चरिंग जो डेप्ट का एक हिंदू में आया है उसमें लिख रहा है कि लेंडर डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, उसका क्या मतलब है? और एक उसी में लिखा हुआ है बैंक ग्रुप का एक्सपोजर जो है वो लिमिट जो अप कर दिया गया 30%। इन तीनों का मतलब मुझे बता दीजिएगा। असल में देखिए, एक तो जो कंपनी की जो क्रेडिट लिमिट होती है उसमें अलग अलग, मान लिया एक ही ग्रुप की कई कंपनियां हैं, उनकी अपनी एक लिमिट होती है। उसमें अब ये है कि जो ग्रुप की कंपनियां हैं, पूरे ग्रुप का अगर लिमिट बढ़ जाएगा, अगर किसी कंपनी की लिमिट भी पूरी हो रही होगी तो उसके बावजूद उनको लैंडिंग की जा सकेगी। दूसरे ये है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग है, असल में ये बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री एक ये कह रही है कि जो लोन है उनको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए। रिस्ट्रक्चरिंग में ये होता है कि जो रीपेमेंट का शेड्यूल होता है और उसके लिए जो भी शर्तें होती हैं उसको उसमें तय होती है। रिस्ट्रक्चरिंग में ये है कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए अलग एक लंबी अवधि तक उसको फिर से उसका शेड्यूलिंग कर दी जाए, रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया जाए और कई बार उसमें इंटरेस्ट रेट के भी होता है और जो पेनल्टी प्रोविजन होते हैं उनको खत्म करने की बातें उसमें होती हैं। तो ये अभी तक उस तरीके का, क्योंकि सरकार ने मॉरेटोरियम दिया है, पहले 3 महीने का था और अब उसको फिर से अतिरिक्त 3 महीने दिया गया। साथ में जो क्रेडिट के ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रूवल होगा उस दौर का, उसको ये शर्त खत्म कर दी कि उसको इमीडिएटली आपको देना पड़ेगा, उसको भी उसमें समाहित कर दिया जाएगा अभी आपका क्रेडिट जो होगा। तो कई तरीके की छूट दी गई है। ऑटोमेटिक ये है कि अगर कोई बोरोवर तमाम सारी शर्तें पूरी करता है तो उसको नियम प्रक्रिया के तहत जब भी उसको जरूरत पड़ती है उसमें उसको क्रेडिट मुहैया करा दिया जाए, कोई अलग से कोई इंटरवेंशन या उस तरह की दरकार ना हो। महाराष्ट्र से हमारे श्रोता पाटिल लाइन पे हैं। पाटिल जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मेरा एक सवाल था, क्या पीएम किसान जो अपना निधि आता है वो पिछले साल का आया, अभी नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है होगा? एक बार रिपीट करेंगे ये आप इसको? 2019 का किसान निधि आता है ना, वो प्रधानमंत्री किसान निधि, 6,000 रुपया जो आता है, हाँ, वो पिछले साल का आया, अभी का नहीं आया, 2020 का जमा नहीं हुआ। इनके अकाउंट में अभी जमा नहीं हुआ है। हाँ, देखिए, ये आप प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि की बात कर रहे हैं, तो लेकिन ये कोविड के चलते सरकार ने एक अपफ्रंट इसको जमा करने का डिसीजन लिया था
और 18,000 करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों के खाते में चला गया है। हो सकता है इनका अकाउंट में कोई अपडेशन ना हुआ हो और कोई वजह रही हो, अदरवाइज ये अप्रैल महीने में ही गवर्नमेंट ने इसको किसानों को देने का फैसला कर लिया था। पैकेज का शुरुआत का ही पार्ट था जो राहत पैकेज का, और उसमें बड़े पैमाने पर ये पैसा किसानों तक पहुंचा है। तो इनका कोई व्यक्तिगत कुछ उसमें कोई खामी होगी, इस वजह से इनको लगा होगा कि इसे नहीं मिला। Okay, Harveer, we would seek your comment on this story in which I'm going to be reading now, in which the Finance Ministry has denied media reports claiming that the central government is considering a calamity cess on GST to tide over the economic crisis in the wake of COVID-19 pandemic. Sources in the Finance Ministry said that in the present economic scenario in COVID-19 pandemic, any purported proposal of introducing a calamity cess would be nothing less than an adversity itself. Sources said any such measure will further dampen the consumers' sentiments and would weaken markets' strength, especially when the government is endeavoring its best to boost the consumption. What do you have to say, Harveer? No, actually this is the right thing government is saying, because economy is facing a huge demand crisis. Yeah. And due to this economic lockdown, a lot of activities, economy, and now almost it was standstill. Gradually we are opening the economy. A lot of job losses also happened and income has gone down to the commoner. But at the same time, if government increase the taxes, it will have a negative impact on demand side. So when government is supporting to the economy, giving a boost through providing a lot of liquidity and other measures to improve the economic activity, this is the right thing government is saying, and maybe that's why the government has denied any kind of cess on GST, because any additional incidence of tax may affect the demand. So this is the right thing government is doing right now. और गाजियाबाद से हमारे श्रोता राम सिंह लाइन पे हैं। राम सिंह जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी, मैं महोदय तिगड़ी गोल चक्कर से राम सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ जी, ब्लाइंड पर्सन हूँ मैं। जी जी। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सर अनपढ़ आदमी हूँ। मैं ये जानना ये चाहता था। जी हाँ, हेलो। जी जी बोलिए। हमको मैं जानना ये चाहता था कि पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, जो विशेषज्ञ हैं उनका भी और जो हमारे संवाददाता हैं उनका भी। जी। अब मैं ये जानना चाहता था कि भारत सरकार ने जो पैसा दिया है 20 लाख करोड़, उनमें भारत में काफी कंपनियों ने पैसे लिए हैं कि हमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के, लेकिन उनको मजदूरों को पैसा नहीं दिया। तो क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान है आपके पास? नहीं, देखिए, एक तो सरकार ने एडवाइजरी इशू की कंपनीज को कि आप जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर हैं, उनको समय पर भुगतान करें, उनका पैसे का कोई उसमें कटौती ना करें, और उसके लिए लगातार कोशिश सरकार की रही है। जहां तक आप कह रहे हैं कि कंपनियों को सीधे उस तरह से पैसा नहीं दिया गया कि वो डायरेक्ट उनको किसी मद में ऐसे पैसा दे दिया हो। ये जरूर है कि जो कुछ कंपनियां हैं उनके लिए एक निश्चित स्तर पर कहा गया कि जो पब्लिक ये आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, उनका एम्प्लॉइज का भी और एम्प्लॉयर का भी हिस्सा गवर्नमेंट ने देने का तय किया, जिससे कि छोटी कंपनियों के ऊपर दबाव ना आए और जो तनख्वाह लोगों को देती हैं उसकी सहूलियत बनी रहे। साथ में जो बड़ी कंपनियां हैं उनको भी जो ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है उसको घटा करके 10% किया। वो सारी कोशिश ये थी कि इनके पास लिक्विडिटी बनी रहे और किसी तरीके का इनका दिक्कत एम्प्लॉइज को पेमेंट करने में ना आए। बाकी कहीं इंडिविजुअल इशू हो सकते हैं, वो वहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो उसको एड्रेस कर सकती है। Joining us from Noida, we have Himanshu with us. Himanshu, a warm welcome. Hello.
जी हिमांशु, सवाल पूछे। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल यह है, अभी मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था कि जैसे हल्दी और नीम वगैरह जो हमारे देश में कल्चर्स में चल रहा है बहुत सालों से, कुछ 90s में यूएस यूरोप की कुछ कंपनीज थी, उन्होंने उसके ऊपर ही पेटेंट फाइल करने की कोशिश करी थी। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ सर कि इन सब चीजों का जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह या जो भी ये सब हैं, इनके हमारे यहाँ पेटेंट्स फाइल हो रखे हैं क्या, और अगर नहीं हो रखे हैं तो उसका रीजन क्या है? देखिए, ऐसा है कि पेटेंट का इस तरह का मसला नहीं होता। पेटेंट में ये है कि जो हमारा बायोडायवर्सिटी है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं, और कुछ एक होता है उसमें जीआई को हम बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो उसमें ये है कि जो ज्योग्राफिकली जो प्रोडक्ट हमारे देश में उपलब्ध है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पेटेंट्स का और उनको अपने इस तरीके के प्रावधान किए, कोई बाहर पेटेंट ना करें। ये मिड 90s में इसको लेकर के एक चैलेंज हुआ था, बासमती को लेकर के एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट फाइल कर दिया था, जिसको केसेस सरकार की तरफ से केस लड़ा गया और वो खारिज हो गया था। तो ये इस तरह कई बार बहुत ज्यादा पुख्ता उसमें जानकारी नहीं होती, क्योंकि हल्दी को लेकर के अभी ऐसा कोई बाहर पेटेंट नहीं है, और ना ही नीम को लेकर के। बाकी सरकार का उसका जैसे मैंने आपको कहा कि जीआई के तहत हमारे जैसे दार्जिलिंग टी है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने पेटेंट करा रखा है। और मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर जी लाइन पे हैं। रत्नाकर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि कल आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, गवर्नमेंट ने भी पैकेज डिक्लेयर किया। इसका असर इंडस्ट्री पर सचमुच इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए हो जाएगा क्या? और जो इंटरेस्ट रेट कम करने से बैंक इंडस्ट्री में क्या उसका रिवर्स इफेक्ट होगा कि फायदा हो जाएगा? कौन सा इंडस्ट्री बोला आपने? बैंकिंग इंडस्ट्री। ओवरऑल ही इज आस्किंग कि जो अनाउंस किया गया है उससे क्या फायदा होगा? देखिए, कंटिन्यूअसली आरबीआई इंटरेस्ट रेट में कटौती करता गया है, और कल का जो 0.4% का जो पॉलिसी रेट कम किया गया है, उसका भी सारा मकसद ये है कि जो इस वक्त की परिस्थिति है उसमें जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो काफी सस्ते दर पर इनको उपलब्ध हो जाए कॉर्पोरेट को और दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको। उसका मकसद यही है। अब बैंक्स उसको कहा भी गया कि आप इसको जितना जल्दी है कि उसको ट्रांसफर करें, और बैंक्स ने कटौती भी की है, और भी कई प्रोविजन लगातार हुए। अगर आप देखो, आरबीआई ने लिक्विडिटी ईज करने के साथ साथ पॉलिसी रेट्स कम किए हैं। तो ये एक बेहतर स्थिति है इंडस्ट्री के लिए, और बैंक्स के लिए भी बहुत सारे प्रोविजन उस तरह किए जिससे कि उनके ऊपर दबाव ना आए। ये जो आपका मॉरेटोरियम है या लिक्विडिटी है या और तमाम सारी शर्तें, जिससे कि प्रोविजनिंग को भी उनको थोड़ा राहत मिले और बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाए। ऐसे में अगर चीजें जिस तरह से प्लान्ड है उस डायरेक्शन में जाती हैं तो डेफिनेटली बैंकिंग इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, क्योंकि उसकी अगर लैंडिंग बढ़ती है तो उसका एक इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो तो यही है। So all this is very timely and has made a lot of difference to the sentiments, and also immediately it has made available affordable liquidity. So moving on, the domestic stocks slipped in the business week ended yesterday amid high volatility. Rising tensions between Washington and Beijing and increasing number of coronavirus cases worldwide impacted investors' sentiments. During the week, the Sensex declined 425 points or 1.37% to close at 30,673. The Nifty also slipped 98 points or 1.07% to settle at 9,039. The BSE Mid-Cap Index fell 2% and Small Cap Index declined 165 points or 1.54%. और कल समाप्त हुए सप्ताह में अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे कमजोर हुआ। बाजार बंद होने के समय $1 की कीमत 72 रुपए 95 पैसे दर्ज की गई। इससे पिछले सत्र में अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में 34 पैसे की कमी आई थी।
विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापारियों का कहना है कि घरेलू इक्विटी में कमजोरी, अमेरिकी मुद्रा की अन्य देशों में मजबूती, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की लगातार बढ़ोतरी और अमेरिका चीन व्यापार तनाव का रुपए के मूल्यों पर असर पड़ा है। आने वाले हफ्ते में हरबीर आप क्या सोचते हैं कि क्या होने जाएगा स्टॉक मार्केट्स में? वॉलेटिलिटी रहेगी? एक तो काफी कुछ डिपेंड करेगा कि ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि ये लगातार जो यूएस और चाइना के बीच में बहुत सारे पुरानी कहानी दोहरा रही है लगता है। हाँ, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बिकॉज ये दो सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की और आजकल जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें लिंकेजेस हर जगह हैं, वो आपका फॉरेन कैपिटल हो, मार्केट्स हो और बाकी दूसरे इकोनॉमिक रिलेशंस हो, और काफी कुछ उस पर डिपेंड करता है। एट द सेम टाइम ये जो कोरोना पैंडेमिक है उसका भी एक अलग तरीके का दबाव बहुत बुरी तरह से मार्केट्स के ऊपर है। नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं और लेकिन ये भी है कि चीजें कंट्रोल भी हो रही हैं। एट द सेम टाइम हम लोग देखें तो हमारी इकोनॉमी में काफी सारी एक्टिविटीज को ओपन करने का स्टेप्स लिए जा रहे हैं एंड यूरोप और अमेरिका भी धीरे धीरे उसको इकोनॉमी की ओपनिंग में जा रहे हैं। तो दोनों तरीके का है। अगर आप देखोगे कि जैसे चाइना में जो ऑयल कंजम्पशन है वो पुराने स्तर तक चला गया है और क्रूड का प्राइसेस भी इधर काफी बढ़ा है इसी वजह से, तो ये कुछ ऐसे संकेत है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से रिज्यूम हो रही हैं, तो मार्केट इन सब की तरफ भी निगाह रखता है, उस पर भी डिपेंड करेगा। जी, और भोपाल से हमारे श्रोता जगपाल सिंह ठाकुर लाइन पे हैं। जगपाल सिंह जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर, हमने पर्सनल लोन लिया हुआ है जी, और एक बार उसका मॉरेटोरियम का फायदा ले लिया, दूसरी बार भी लेते सर हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं, हमें जॉब से निकाल दिया, तो कैसे किससे भरेंगे सर, इससे थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये तो आपका एक व्यक्तिगत मसला हो सकता है। सरकार ने जो ये आरबीआई ने जो प्रोविजन किए हैं कि मॉरेटोरियम दिया है 3 महीने का, कि जिससे कि आप अपने जो रिपेमेंट है वो बाद में कर सकते हैं, और अभी 3 महीने का और दिया है, उसको और पीछे खिसक सकता है ताकि आपके ऊपर अभी जो दबाव है वो कम हो जाए, जो परिस्थितियां हैं उसमें। इंडिविजुअली आप काम करते हैं और आपने पर्सनल लोन लिया है तो ये आपको रिपेमेंट का तो शेड्यूल आपको खुद को देखना होगा। इसमें सिर्फ ये था कि राहत मिले जिससे कि कोई इमीडिएट प्रेशर आपके ऊपर ना आए, तो फॉलो तो आपको करना है, जो अपने जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है रिपेमेंट की, ये तो देखना पड़ेगा आपका, ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। Moving on, the Wall Street was mixed yesterday as investors gauged China-US tensions and amid ongoing uncertainty about the pace of economic recovery from the coronavirus. Dow Jones Industrial Average ended in red but remained almost flat. The S&P 500 added marginally 0.2% and the Nasdaq Composite Index climbed 0.4%. President Donald Trump's warning on Thursday that the U.S. Would react strongly to China's plan for a national security law in Hong Kong has raised concerns over Washington and Beijing's Phase 1 trade deal. So, Harviji, what do you see? But the good part was that China is doing pretty well now, and that's like a good in front of us, the way the economy is working there. So it seems it's a good way. Once you open up the economy, then things begin to happen in your part of the world as well. Yes, it is very important. We also have a lot of important thing with China on economic front, and we export commodities to Chinese market. जी हरवीर जी, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। Sorry about cutting you short. कार्यक्रम में भाग लेने और हमें बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says government's economic package will give immediate help to all those who need additional capital. Says Atmanirbhar Bharat Abhiyan will create a strong foundation for a hassle-free economic operation throughout the country. And domestic stocks declined 1.37% to close at 30,000.
673 yesterday, in the week ended yesterday. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.